दोस्तों, आज हम एक बहुत ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं। साइबर हमलों की जो शिकायतें लगातार आ रही है, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने आया है और जो पेगासस साइबर टेररिज्म के नाम से हमारे सामने है। आजकल ये मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो साइबर अटैक्स हैं, पेगासस नाम का एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है जिसके तहत किसी भी देश में बैठ करके कोई व्यक्ति अन्य देशों के नेताओं और अधिकारियों के मोबाइल में घुसपैठ कर लेता है और वहाँ उसके मोबाइल के माध्यम से कौन सी बातें की जा रही है, इस सारी बात की घुसपैठ की जा सकती है। ये इस प्रकार के जो अटैक्स हैं वो कोई नए नहीं हैं, बहुत पहले से अलग अलग तरीकों से ये संपादित होते थे, लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से ऐसी घुसपैठ जो है वो व्यक्ति के मोबाइल टेलीफोन तक पहुंच रही है। अमेरिका में वाटरगेट कांड के पश्चात निक्सन को इस्तीफा देना पड़ गया था। ऐसे ही भारत में ऐसे बहुत सारे पहले टेलीफोन टैपिंग कांड भी हुए हैं। बट इस समय ये चर्चा में इसलिए है कि 59,000 करोड़ रुपए के राफेल घूस कांड के मामले में फ्रांस की जिला अदालत ने, वहां के प्रोसिक्यूटर ने इस प्रकार की जांच प्रारंभ की है और वहां के एक जिला अदालत के न्यायाधीश को इस प्रकार की जांच सौंपी गई है। उसके पश्चात पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो तेजी से चर्चा में आ गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत सारे देशों के बहुत सारे नेताओं और अधिकारियों की जासूसी की गई है। उसके पश्चात ये समय समय पर चर्चा में आता रहा है। इसके बहुत सारे दूसरे जो साइड इफेक्ट्स हैं वो, अगर हम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, अगर लॉ की बात करें तो भारत में पहले से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना हुआ है और 2019 में पार्लियामेंट ने इस प्रकार का एक ड्राफ्ट रखा है जिसके अंतर्गत दूसरे लोगों की साइबर मामलों से दूसरे लोगों को सिक्योर किया जा सके। बट यहाँ प्रश्न ये है कि भारत में ये जो जासूसी है वो क्यों की जा रही है। हमेशा से ये बात चली आ रही है कि इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो विपक्षी लोग हैं वो सत्ताधारी पार्टी के लोगों की जासूसी करते आए हैं। इसी के तहत जो है वो बहुत सारे नेताओं की जासूसी हुई। अभी अक्टूबर 2019 में भारत के तत्कालीन विधि और आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर जी ने ट्वीट करके व्हाट्सएप से ये पूछा कि इस प्रकार के क्या मामले उसके व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रहे हैं क्या। उसके बाद ये विवाद बहुत बढ़ गया था और ट्विटर से जो है वो उनको हटा भी दिया गया था, जोड़ भी दिया गया था। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर है वो नेताओं की, अधिकारियों की जासूसी करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनको जो वो पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। पेगासस भी इसी प्रकार का एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। चूंकि भारतवर्ष में अपना स्वयं का कोई एक सर्च इंजन नहीं है, इसलिए गूगल के माध्यम से दूसरे देशों में बैठ करके लोग भारतीय लोगों के मोबाइल फ़ोन में भी सेंध कर लेते हैं, उसको हैक कर लेते हैं और उसके मोबाइल फ़ोन के माध्यम से जो भी एक्टिविटीज संचालित की जाती है उनको वो नज़र रखते हैं और जासूसी के माध्यम से उसको जो है वो दूसरे लोगों तक एक मोटी रकम के बदले भी पहुँचाया जा सकता है। ये इसमें केवल गूगल ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, जिनके माध्यम से इस प्रकार की जासूसी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से की जा रही है। वर्तमान में भारत में एक इस प्रकार की संसदीय समिति बनी हुई है जिसके श्रीमान शशि थरूर जी अध्यक्ष हैं और अन्य विपक्षी दलों के सांसद भी इसमें शामिल है जो इस प्रकार की जाँच कर सकती है। बहुत बार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की भी बात इस प्रकार की जांचों के लिए की जाती है। भारत में इस समय विपक्ष के द्वारा सत्ताधारी दल पे इस प्रकार आरोप लगाए जा रहे हैं और सत्ताधारी दल के द्वारा विपक्ष पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो इस प्रकार की जासूसी जो वो लोगों की करवा रहे हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इज इट लीगल, क्या ये लीगल है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए एम्पावर्ड कर दिया कि केवल सुरक्षा एजेंसी जो वो इस प्रकार से मोबाइल तक सेंध लगा के और आपराधिक गतिविधियों के बारे में इस प्रकार की जानकारी हासिल करके और अपराधी की
गर्दन तक जो वो पहुंच सकती है। तो जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न अंतर्निहित है या अपराधों को रोकने की बात है, तब तक तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग उचित प्रतीत होता है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें दो प्रकार की फंडामेंटल राइट्स के रूप में फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 19 के अलावा 21 में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये जो राइट टू इंटरनेट है उसमें राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। आपके मोबाइल फोन को हर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, आपके व्हाट्सएप चैटिंग को या आपकी जो इंटरनल गोपनीय जो आपकी चीज़ें होती है उसको कोई व्यक्ति तब तक नहीं देख सकता जब तक कि कोई सुरक्षा से संबंधित कारण अंतर्निहित नहीं हो। एंड नाउ इट इज ए फंडामेंटल राइट, ये मूलभूत अधिकार है। इस मूलभूत अधिकार के चलते कोई भी एजेंसी जो है वो किसी भी नागरिक की बिना किसी कारण के ना तो वो मोबाइल को हैक कर सकता है न ही उसकी जासूसी कर सकता है। तो भारतवर्ष में वर्तमान में आईटी एक्ट के अंतर्गत और दूसरा जो ड्राफ्ट पार्लियामेंट के द्वारा रखा गया है, उन दोनों के तहत इस बात की सुनिश्चितता की जा रही है कि एक आम व्यक्ति की जो राइट टू प्राइवेसी है, जो उसका निजता का अधिकार है, वो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो। लेकिन हाँ, अगर सुरक्षा संबंधित कारण हो तो सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के लिए एम्पावर्ड किया गया है कि वो इसको जो है जानकारी में ले सकती है। ये जो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमने देखा है, जो पेगासस जासूसी कांड है, इसको एक साइबर टेररिज्म की संज्ञा दी गई है। ये एक अगर अननेसेसरी आप किसी के मोबाइल तक पहुंच बनाते हो तो उसके राइट टू प्राइवेसी का निश्चित रूप से हनन है। और इसके माध्यम से जो है वो जिस व्यक्ति की जासूसी की जा रही है, जब उसको पता लगता है तो मानसिक रूप से उसको जबरदस्त प्रकार की प्रताड़ना मिलती है। तो इसलिए इसे साइबर टेररिज्म की संज्ञा दी गई है। वास्तव में आज आवश्यकता इस बात की है कि एक आम आदमी के निजता के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और हमारी पार्लियामेंट को, भारत के नागरिकों को इस बात के लिए इंश्योर किया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कि भारत के संविधान के द्वारा भाग 3 में प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनका इन्फ्रिंजमेंट या अतिलंघन ना हो। तो ये था दोस्तों आज का मेरा साइबर क्राइम पे एक वीडियो। आपको कैसा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर करें और इनबॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।